बच्चों, आज हम कक्षा 8 के व्याकरण में भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। और भाषा और व्याकरण में भाषा के भेद, उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण और व्याकरण, इसी के साथ बोली और लिपि के बारे में भी हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम लोग ये शुरू करते हैं भाषा और व्याकरण। अब हम लोग यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है जिसमें आज माँ तथा पिताजी के साथ राहुल और मीना चिड़ियाघर देखने आए हैं। माँ और पिताजी ने उनको बहुत से पशु पक्षी दिखाए और उनके बारे में बताया। जैसा कि इस चित्र में दिखाई भी दे रहा है कि एक शेर बैठा हुआ है पिंजरे के अंदर और दूसरी तरफ भालू है और एक तरफ हाथी खड़ा है अपना सूंड ऊपर उठाए, और बच्चे अपनी माता पिता के साथ यहाँ पर आए हुए हैं चिड़ियाघर देखने के लिए, और उनके माता पिता बच्चों को इसकी जानकारी दे रहे हैं। बच्चों, आप में से भी बहुत लोग गए होंगे चिड़ियाघर देखने, तो वहाँ पर ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे माँ और पिताजी के साथ साथ बातचीत में ही राहुल और मीना को पशुओं के बारे में जानकारी मिली। भाषा का यह बोलकर व सुनकर दूसरों तक अपनी बात पहुँचाने वाला रूप है। यानी कि उसकी माँ बच्चों को बता रही हैं और बच्चे सुन रहे हैं, और माँ बोल रही हैं और बच्चे सुन रहे हैं। तो इस तरह से वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बोलकर और सुनकर। इससे हमने जाना कि हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह से भाषा जो है वो माध्यम है अपने विचार या अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का। और भाषा के महत्व के बारे में हम कह सकते हैं कि भाषा जो है मनुष्य मानव समाज में रहता है, और समाज में रहने के कारण उसे समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है, क्योंकि बिना विचारों के आदान प्रदान के वो अपनी बात समझा नहीं सकता और कह नहीं सकता, और बिना विचार विनिमय के उसके कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सकते। अपने विचारों और भावों को प्रकट करने के हमारे पास अनेक साधन उपलब्ध हैं। कभी हम स्फुट शब्दों या वाक्यों द्वारा, कभी कभी छोटे छोटे शब्दों और वाक्यों द्वारा अपने विचारों या भावों को व्यक्त करते हैं, तो कभी सिर, आँखों एवं हाथों के संकेत तथा ध्वनि समूह से, ध्वनि यानी आवाज़ निकालकर और हाथों से संकेत करके जो है हम अपनी बात बताना चाहते हैं। जैसे रेलगाड़ी का गार्ड, आप लोगों ने कभी ट्रेन का सफ़र किया होगा, तो रेलगाड़ी का गार्ड हरी झंडी हिलाकर गाड़ी को चलने का संकेत करता है। और इसी तरह से सड़कों पर लगी लाल, पीली और हरी बत्तियां क्रमशः यातायात को रुकने, तैयार होने और चलने का संकेत देती हैं। इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि छोटा बच्चा रोकर या हंसकर अपने भाव प्रकट करता है। इसी प्रकार करतल ध्वनि, करतल यानी कि हाथों से तालियां बजाकर, ध्वनि मतलब आवाज़ करना यानी कि ताली बजाना, ताली बजाकर हाथ हिलाकर संकेत करना। जैसे हाथ के द्वारा हम लोग संकेत करके बोलते हैं कि पास आने के लिए और इधर उधर हटने के लिए हाथों से इशारा करते हैं, तो इसके लिए जो है इशारे से हम लोग बताते हैं, और बिना बोले हम लोग हाथों के इशारों से अपनी बात कह देते हैं। तो आँख दबाना
और खांसना आदि अनेक प्रकार के साधनों से हम विचार विनिमय करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, और ये सब संकेत की भाषा है। और बहुत पहले सबसे पहले जो है संकेत चिन्ह ही आए, उसके बाद फिर धीरे धीरे उसके लिए शब्दों का प्रयोग होना शुरू हुआ। किंतु इन संकेतों, इशारों और चिन्हों को भाषा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भाषा तो भाव और विचार प्रकट करने वाले उन ध्वनि संकेतों को कहते हैं जो मानव मुख से निकले हों। तो जो आवाज़ मनुष्य के मुख से निकलती है उसे भाषा कहते हैं। और भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए मानव के मुख से निकले ध्वनि संकेत भी व्यवस्थित होने चाहिए, यानी कि जो बोला जा रहा है वो नियम में होना चाहिए। व्यवस्थित होने से मतलब है नियम में होना, अन्यथा वे ध्वनि संकेत भी जो मानव के मुख से अव्यवस्थित रूप में निकले हों, उसके भाव और विचारों को व्यक्त करने में असमर्थ रहेंगे। यही कारण है कि मानव के मुख से निकले ध्वनि संकेत एक व्यवस्था में बंधे होते हैं, और यह व्यवस्था ध्वनियों के उच्चारण, शब्दों एवं पदों के निर्माण में तथा वाक्य रचना में मिलती है। जैसे कि हम लोग वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया के अर्थों में वृद्धि करने वाले विशेषण और क्रिया विशेषण पद तथा पदबंध तत्संबंधी पदों से पहले लगाते हैं। और इसी तरह से मानव भाषा का व्यवस्थित और सार्थक होना ही उसे पशु पक्षी की भाषा से अलग करता है। तो इस तरह से भाषा शब्द जो है वो संस्कृत की, अब हम भाषा शब्द की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे कि भाषा जो है वो संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना, और भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। और यदि कोई भी प्राणी अपने मन के भाव को प्रकट करना चाहता है तो उसे इस प्रयास का माध्यम भाषा होती है। और जब मनुष्य विकसित अवस्था में नहीं था, यानी जब मनुष्य का विकास नहीं हुआ था, तब भी अपनी बात को प्रकट करता ही था। और जिस तरह से छोटा बच्चा अपनी बात नहीं कर सकता, वह भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचा ही देता है, अन्यथा वह भूखा ही रह जाएगा। वह संकेतों में ही बोलता है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि चित्र के माध्यम से लिखा गया है। तो पहले चित्र में जन्मदिन मनाया जा रहा है, और दूसरे में वो जो है लिखकर, एक पत्र में लिखकर दी है, आज नेहा का जन्मदिन है। सुनीता ने नेहा को जन्मदिन की बधाई एक पत्र में लिखकर दी है। अब ये और लिखकर दूसरों तक पहुंचाने वाला भाषा का यह दूसरा रूप है। तो लिखना और पढ़ना, ये दोनों चीज़ें जो है वो भाषा का अलग अलग रूप है। अब हमने जाना कि हम अपनी बात दूसरों तक लिखकर भी पहुंचा सकते हैं। यहाँ पत्र के माध्यम से नेहा के जन्मदिन के बारे में वो लिख रही है, और इस प्रकार हम समझ गए हैं कि भाषा वह साधन है। यहाँ पर जो ये भाषा के बारे में कहा जा रहा है, तो भाषा वह साधन है जिससे हम लिखकर या बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो भाषा के इस प्रकार से दो रूप बन जाते हैं, पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा यानी बोलना और सुनना, जो बातचीत में होता है, एक बोलता है और एक सुनते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक बोले और एक सुने, कभी कभी एक से ज़्यादा भी बोलते हैं और एक से ज़्यादा भी सुनते हैं। तो बोलने और सुनने वालों की संख्या जो है वो कोई भी निश्चित नहीं होती है। एक से भी बात कर सकता है और
दो से भी और बहुत से भी बात कर सकते हैं। तो भाषा के मौखिक भाषा के लिए समय और दूरी की सीमा होती है, जबकि लिखित भाषा इन बंधनों से मुक्त होती है। जैसे कि हम लोग कोई बात करते हैं तो वो जो है एक सीमा तक, एक लिमिट होता है उसका कि हमें इतना बोलना है, तब दूसरा उसका जवाब देगा, फिर हम उसके बारे में बोलेंगे। तो इस तरह से वो दोनों के जो है अलग अलग तरीके हैं बोलने के। और इसमें मौखिक भाषा का अर्थ होता है, यहाँ पे हम लोग अब चर्चा करेंगे यहाँ पे पहली भाषा पे, मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा का अर्थ है मुख से निकली हुई। जब हम बोलकर और सुनकर अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। तो इस तरह से मौखिक रूप जो है वो भाषा का, बोलने का है। आपस में इसका उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे आपस में बातचीत करना, भाषण देना, टेलीफोन पर बात करते समय हम मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। और बच्चों, तुम लोग देखे होगे जब अध्यापिका पढ़ाती हैं क्लास में तो उस समय वो मौखिक भाषा का ही प्रयोग करती हैं। और अब हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर दूसरी भाषा, लिखित भाषा। यहाँ पे हम लोग लिखित भाषा पर बात करेंगे। और लिखित भाषा में हम लोग देखेंगे पढ़ना और लिखना आता है। तो भाषा के जिस रूप में हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लेखन, पत्रों का लिखना। और जब हम परीक्षा देते हैं तो परीक्षा देते समय वहाँ हम लोग बोलते तो नहीं हैं, वहाँ पर हम लोग उत्तर पुस्तिका में उत्तर जो है वो लिखते हैं और वो भाषा का लिखित रूप का प्रयोग होता है। और लिखित भाषा का प्रयोग मानव ही करता है, मनुष्य ही करता है। और जैसे बहुत पहले जो अशोक ने संदेश दिए थे वो आज भी खोद कर, खुदाई करके लिखे गए हैं, जिसे पढ़कर हम उसको जो है उनके बारे में, उनके संदेश के बारे में जानते हैं। जिनको वो लिपि और वो भाषा आती है वही उसको समझ सकते हैं। और हम आज भी उन्हें भाषा के कारण ही पढ़ते हैं। और वह भाषा ही है जिसके कारण दुनिया के किसी भी कोने में स्थित हमारा मित्र हमारे भावों और विचारों को ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह से भावों और विचारों को ग्रहण करने का माध्यम जो है वो भाषा है, और ये बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विश्व में सैकड़ों भाषाएं हैं। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भाषा होती है। वो जहाँ का निवासी होता है, जहाँ का रहने वाला होता है, वहाँ की भाषा का प्रभाव उस पर होता है। कोई अगर बंगाली है तो उस पर जो है भाषा का बोलने का ढंग जो है वो उसका अलग होता है। और जब वह दूसरों से बात करता है तो उसके आसपास के लोगों की भाषा एक जैसी होने लगती है और शब्दों और वाक्यों की रचना भी एक जैसी हो जाती है। और यहाँ पर ये लिखित भाषा यानी पढ़ना और लिखना, और मौखिक भाषा बोलना और सुनना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा दोनों के भेद हैं, और इन दोनों का यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, और जिससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि बोलकर और सुनकर, जिसमें भाषा का माध्यम बोलना और सुनना होता है, वह मौखिक भाषा कहलाती है। और जब मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर और पढ़कर व्यक्त करता है तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। और भाषा का मूल रूप मौखिक होता है, इसे
सीखना नहीं पड़ता। अब हम लोग इसमें बात करते हैं मातृभाषा की। जब भी भाषा की बात आती है तो हम लोग मातृभाषा कहते हैं क्या, मदर लैंग्वेज जो है वो भाषा का वह रूप जिसे बालक, मातृभाषा का अर्थ है यहाँ पर कि भाषा का वह रूप जिसे बालक सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है, वह मातृभाषा कहलाती है। और हिंदी भाषा की राजभाषा के रूप में मान्यता और बहुत सारे भाषाएं जो है वो राजभाषा के रूप में स्वीकृत हुई हैं। जैसे 14 सितंबर 1949 को, यहाँ पे बच्चों आपको जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। वे इस प्रकार हैं, जैसे हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली तथा सिंधु। और राजभाषा जो है वो कामकाज की भाषा के लिए प्रयोग किया जाता है, और वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है राजभाषा कहलाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने भाषा से संबंधित अनेक जानकारियाँ प्राप्त की यहाँ पे। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे व्याकरण की तरफ। और व्याकरण, यहाँ पे 2 चित्र बने हुए हैं इसमें। राहुल पतंग उड़ा रही है, यहाँ पे लिखा है कि राहुल पतंग उड़ा रही है। गीता झूला झूल रहा है। ये दोनों वाक्य अशुद्ध हैं, इसलिए पढ़ने में अटपटे लग रहे हैं। इन वाक्यों को जब शुद्ध रूप में लिखा जाएगा तब वाक्य होंगे, शुद्ध वाक्य बनेगा राहुल पतंग उड़ा रहा है, गीता झूला झूल रही है। तो इस तरह से जो ऊपर वाक्य लिखा है चित्र के नीचे वो अशुद्ध है, उसमें व्याकरण संबंधित अशुद्धियां हैं। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि राहुल जो है वो उड़ा रही है, यहाँ पे रही का प्रयोग किया गया है, स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे गीता झूला झूल रहा है, यहाँ स्त्रीलिंग रही है होना चाहिए, तो यहाँ पे पुल्लिंग के लिए किया गया है रहा है। तो इस तरह से इन दोनों वाक्यों में अशुद्धियाँ हैं और ये पढ़ने में अटपटे लग रहे हैं। इन वाक्यों को जब शुद्ध रूप में लिखा जाएगा तब वाक्य इस तरह से हो जाएंगे कि राहुल पतंग उड़ा रहा है और गीता झूला झूल रही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें कि भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और बोलना सिखाने वाला ज्ञान व्याकरण कहा जाता है। शुद्ध रूप में यानी सही रूप में जो हमें सिखाए वो व्याकरण होता है। और व्याकरण जो है भाषा को विशिष्ट आकार देता है, भाषा को नियमों में बांधने का काम व्याकरण द्वारा किया जाता है। भाषा की एक रूपता तथा शुद्धता बनी रहे, वो एक समान रहें, सब लोग एक ही तरह के नियम में बंद कर इसे लिखें, इसके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। और इसके लिए भाषा के शब्द, उनकी रचना, वाक्यों की रचना, शब्दों के स्वरूप और उनके प्रयोग की दृष्टि से संपूर्ण अध्ययन करने के पश्चात ही व्याकरण की रचना की जाती है।
और प्रारंभ में व्याकरण भाषा के प्रयोग के अनुसार बनाया जाता है और बाद में व्याकरण के नियमों के अनुसार भाषा बोली और लिखी जाती है, जिससे शुद्धता और एकरूपता बनी रहे। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। अर्थात व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिससे हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने का ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ पे व्याकरण जो है हमें शुद्ध रूप का ज्ञान भी कराता है और शुद्ध प्रयोग करना सिखाता भी है। और व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार, ये कई चीज़ें आती हैं जो कि इसके साथ जुड़ी हुई हैं। और भाषा के माध्यम से ज्ञान राशि का संचय किया जाता है और इतना ही नहीं, शब्दों, उसके अर्थों तथा रचना शैली के आधार पर भावों की सूक्ष्मता एवं एक अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति उत्पन्न करने के लिए साहित्य का सृजन किया जाता है। तो इस तरह से भाषा के द्वारा साहित्य का सृजन भी होता है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ बिंदुओं पर ध्यान देंगे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हम नहीं भूलेंगे। अब यहाँ कई बिंदु के रूप में लिखा हुआ है। तो भाषा की शुद्धता सिखाए, सरल ढंग से भेद बताए, भाषा का आकार बताए, इसीलिए व्याकरण कहाए। और इसने हमें ये 4 चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और भाषा द्वारा हम लिखकर या बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। और भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक तथा लिखित। जब हम इसमें भाषा के 2 रूप हैं, रूप शब्द का भी प्रयोग होता है और भेद शब्द का भी प्रयोग होता है, प्रकार का भी प्रयोग होता है। तो इन सब का उत्तर मौखिक तथा लिखित ही होगा। और व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाता है। व्याकरण नहीं होगा तो हम सही ढंग से भाषा का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, वाक्य सही ढंग से नहीं लिख पाएंगे, तो इस तरह से वाक्य गलत हो जाएगा। और भाषा के जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें बोली और लिपि, ये 2 बहुत लोग बोली को भी भाषा ही कहते हैं। तो बोली जो होती है वो सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है, यानी स्थानीय व्यवहार में अल्प विकसित रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा बोली कहलाती है। और बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। ये जो है भाषा कहीं जगह जगह पर बदल जाती है और उसमें थोड़े से शब्दों का परिवर्तन हो जाता है और उस परिवर्तन के आधार पर जो है वो भाषा बदल जाती है। और इसका कोई अपना व्याकरण नहीं होता। जब कभी बोली में साहित्य की रचना होती है तो वह उस काव्य विशेष की ही भाषा कहलाती है। और भाषा में ही सैकड़ों बोलियां बोली जाती हैं। हाँ, जिस तरह से और कुछ बोलियों में तो साहित्य भी लिखे जाते हैं और इस तरह से अलग अलग जो है वो बोली होती है और अलग अलग जो है उनका प्रयोग होता है। और इसके बाद हम लोग जब भाषा और व्याकरण पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसमें एक लिपि के बारे में भी थोड़ी जानकारी लेंगे। तो भाषा को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए लिपि का आविष्कार हुआ और जब बोले जाने वाली हर ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। यानी कि
हर भाषा का अपना अपना जो है एक तरीका है लिखने का, तो उसे लिपि कहते हैं। और जैसे हम लोग कुछ भाषाओं की लिपि के बारे में जानेंगे। जैसे भाषा है पंजाबी, तो उसकी लिपि है गुरुमुखी। तमिल की लिपि है तमिल, और हिंदी, संस्कृत, मराठी की है देवनागरी, और अंग्रेजी और जर्मन की है रोमन। तो इस तरह से जो है वो लिपि अलग अलग भाषाओं की अलग अलग है। और भारत में हिंदी भाषा का प्रयोग जो है वो राजभाषा के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में और संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। और इस तरह से व्याकरण जो है हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और पढ़ना सिखाता है। और इसके जो है वो व्याकरण में हम लोग इसके कई अंग भी हैं व्याकरण के, जैसे वर्ण विचार, पद विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि व्याकरण जो है वो हमें हमारी भाषा के लिए कितना आवश्यक है और कितना ज़रूरी है। अब आगे हम लोग देखेंगे, एक प्रश्न हम लोग देखेंगे कि इसमें सही और गलत का निशान लगाना है, जिसमें हम लोग सीखेंगे। तो इसमें पहला वाक्य दिया है, प्रश्न दिया है कि सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, और ये सही बात है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हम बोलकर अपनी बात नहीं कह सकते, हम अब बोलकर अपनी बात कह सकते हैं। तो इसलिए ये यहाँ पे जो वाक्य लिखा है कि नहीं कह सकते, तो ये गलत है। और किताब में लिखित भाषा का प्रयोग होता है, ये भी सही है। और भाषा का केवल एक रूप है, ये गलत है। भाषा का एक ही रूप नहीं है, बल्कि भाषा का दो रूप है। और व्याकरण से हम भाषा का शुद्ध प्रयोग सीखते हैं, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और पढ़ना सिखाता है। तो इस तरह से ये प्रश्न है जिसके द्वारा हम लोग भाषा के बारे में और थोड़ा लिपि, बोली और व्याकरण के बारे में हम लोगों ने जाना। अब यहाँ पे हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे, जिसमें भाषा से संबंधित है, जिसमें हम लोग पहला प्रश्न हम बोल रहे हैं, आप लोग सुनेंगे। भाषा कहते हैं, भाषा कहते हैं। इसमें पहला विकल्प दिया हुआ है, मन के भावों को बोलकर या लिखकर बताना। और दूसरा विकल्प दिया है, मन के भावों को संकेत द्वारा बताना। और तीसरा विकल्प दिया है कि मन के भावों को केवल बोलकर बताना। तो और चौथा विकल्प दिया है, मन के भावों को केवल संकेत के द्वारा बताना। तो यहाँ पे मन के भावों को बोलकर या लिखकर बताना, ये पहला वाला विकल्प जो है वो सही है और बाकी सब गलत है। अब इसमें दूसरा प्रश्न दिया है कि भाषा के मुख्य रूप हैं। तो भाषा के मुख्य रूप कितने हैं? दो हैं, ये आप लोगों ने अभी पढ़ा है, मौखिक और लिखित। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। तो आपने अभी इसके बारे में पढ़ा है कि भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। जिसे हम बोलकर विचार प्रकट करते हैं, सुनकर, उसे मौखिक बोलते हैं। और जिसमें हम लिखकर और पढ़कर विचार व्यक्त करते हैं, वो लिखित रूप होता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि भाषा का क्षेत्रीय रूप जो स्थान स्थान पर बदलता रहता है, यानी कि जो भाषा का रूप है वो जगह जगह पे बदलता रहता है, तो वो क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है लिपि,
दूसरा है भाषा, तीसरा है बोली और चौथा है व्याकरण। तो इस तरह से ये 4 जो है वो विकल्प दिए गए हैं, जिसमें भाषा जगह जगह पर बदलती है, उसे बोली कहते हैं। तो तीसरा विकल्प जो है यहाँ पे सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, बोली। तो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे शुरुआत किए थे भाषा और उसके भेद, और कितने भेद हैं उसका उदाहरण, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने समझा और देखा। और इस तरह से हम लोग ये भाषा के महत्व को समझ सकते हैं कि मनुष्य जब सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, तो हम लोग जो है वो उस समाज में रहने के लिए हमें अपने बात को दूसरों तक पहुंचाना होता है, और दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम लोगों को भाषा की आवश्यकता पड़ती है। और भाषा के बिना न तो वह अपनी बात समाज के दूसरे लोगों तक पहुंचा सकता है और न ही उनकी बात स्वयं समझ सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा मन के भावों या विचारों को प्रकट करने और समझने में एक दूसरे की मदद करती है। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों के माध्यम से हम लोग भाषा, लिपि, बोली, व्याकरण, इन सब के बारे में हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त की, और भाषा के भेद के बारे में जाना, और लिपि के बारे में जाना। और ऐसा भी है कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और हिंदी उसकी सहोदरी है, ऐसा कहा जाता है। तो संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, ये तो माना जाता है। हिंदी की लिपि देवनागरी है और पंजाबी जो है गुरुमुखी में लिखी जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने अनेक लिपियों के नाम के बारे में भी जाना है, और व्याकरण के महत्व के बारे में जाना। और हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि जब शासन तंत्र विकसित हुआ तो आधिकारिक भाषा के प्रयोग की आवश्यकता हुई, और ऐसी भाषा जो एक बहुत बड़े क्षेत्र में समझी जा सके और सरकारी कामकाज में प्रयोग की जा सके। तो इस प्रकार भाषा जो है वो राष्ट्रभाषा शब्द अस्तित्व में आया। तो भावों, उदाहरण के लिए जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जिनकी सहायता से मानव प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप अपने भावों को संप्रेषित करने में सफल होता है, और इसका जो है वो भाव और विचार को ग्रहण कर उसके अर्थों को समझकर कार्य करता है। इस प्रकार परस्पर संपर्क स्थापित करता है। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि किस तरह से मानव ने कब बोलना आरंभ किया और भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उसने कब लिखने की कला सीखी, इस संबंध में कुछ भी निश्चित रूप से कहना दुष्कर कार्य है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मानव को विकास के एक पड़ाव पर पहुंचकर स्वयं को अभिव्यक्त करने की आवश्यकता महसूस हुई, और इस आवश्यकता और व्याकुलता को पूरा करने के लिए भाषा का मौखिक रूप सामने आया, और फिर उसके बाद उसका लिखित रूप प्रकट हुआ, विकसित हुआ। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि किस तरह से जो है भाषा के बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि किस तरह से भाषा का महत्व, उसका विकास, उसके भेद और मनुष्य को उसकी आवश्यकता, इन सब चीज़ों के बाद उसको लिखने का तरीका, उसकी शैली, उसकी लिपि
और भाषा के भेद जैसे बोलकर, लिखकर, प्रकट करके, इन सब के माध्यम से उसका विकास किया गया। और उसके बाद हम लोगों ने लिपि और व्याकरण के महत्व को जाना। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़े और इसके बारे में जाने। और अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले शीर्षक के साथ, अगले विषय के साथ।